क्या 2027 में भाजपा का चेहरा आप ही होंगे? उन दिनों स्कूटर भी बहुत बड़ी बात होती थी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी चला रहे थे, मैं पीछे से बैठा था और तब मैं यहाँ सचिवालय में पहुँचा और मुझे पता ही नहीं था कि ये सचिवालय में किस तरीके से काम होता है। कि एक युवा चेहरे पर इस विधानसभा में जहां इतने दिग्गज नेता रहे हों, आखिर आपको कैसे टिकट मिला 2022? तो पिछले 4 सालों में नेटवर्किंग पर कपकोट विधानसभा में क्या क्या काम हुआ है, किस तरीके से काम हुआ है और आज कपकोट विधानसभा की स्थिति नेटवर्किंग के मामले में क्या है? कपकोट विधानसभा उत्तराखंड के उन विधानसभाओं में से है जहां सबसे ज़्यादा ब्लॉगर और सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अगर कहीं से हैं। इसका यूट्यूबर की बात करूं तो हमारे 80 साल के अम्मा भी जो है यूट्यूबर बनी है। भी आज कपकोट में सड़कों की स्थिति कैसी है और लगातार जो हमारे दुर्गम क्षेत्र थे, बहुत दूर दूर के क्षेत्र थे, उनमें सड़कों का जो काम है वो किस लेवल तक है? क्या कोई ऐसा गांव आज भी है जहां सड़क नहीं पहुंच पाई है? कि परिसीमन का क्या आधार होना चाहिए? पिछले 4 सालों में पेयजल पर किस तरीके से आपने और आपकी सरकार ने यहाँ पर काम किया है? विधायक जी, अभी सोशल मीडिया के माध्यम से ये जानकारी मिली कि 1 अप्रैल जो हमारा जिला मुख्यालय है बागेश्वर, वहाँ जो फिजिशियन हैं 1 अप्रैल से उनका वो उन्होंने शायद रिज़ाइन उन्होंने दे दिया है, तो बागेश्वर मैं कहूँगा कि फिजिशियन विहीन हो जाएगा उसके बाद। तो आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में कपकोट की स्थिति पर क्या कहेंगे आप? तो शिक्षा के क्षेत्र में आज कपकोट विधानसभा की स्थिति को आप किस तरीके से देखते हैं? और आज के डेट में कोई भी विद्यालय ऐसा नहीं होगा कि जिस विद्यालय में जाली न लगी हो और पंखे न लगे हो, लाइट न लगी हो और जो मॉइस्चर है उस मॉइस्चर को खत्म करने का भी काम किया। तो आज स्वरोजगार पर कपकोट विधानसभा की स्थिति को आप किस तरीके से देखते हैं? विधायक जी, लगातार सोशल मीडिया पर जो आपके विपक्षी हैं वो कहते हैं कि जो आपका काम है वो सोशल मीडिया पर होता है, जमीन पर नहीं होता है। तो आपका 2027 को लेके भाजपा की स्थिति आप कपकोट में कैसी देखते हैं? और जितने भी घोषणाएं हमने अपने एजेंडे में उस समय किए थे, तकरीबन 95% से ज़्यादा के काम जो घोषणाएं हैं वो हम पूरी कर चुके हैं। और आपके जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ से भी बहुत सारे जो नए युवा हैं वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो या चाहे वो स्वाभिमान मोर्चा के माध्यम से हो, लगातार इस बात को कह रहे हैं कि हम भी चुनाव लड़ेंगे। तो आप इस बात को किस तरीके से देखते हैं? स्वाभिमान मोर्चे की बात कर रहे हैं, यूकेटी की बात कर रहे हैं, बसपा की बात कर रहे हैं, सपा की बात कर रहे हैं, उत्तराखंड परिवर्तन, अलग अलग तरीके के कितने दर्जनों के हिसाब से जो है दल यहाँ पर है और वो पहले से भी थे, आज भी है, आगे भी रहेंगे। तो इसलिए सभी लोगों का अपना अपना अधिकार है। तो आप इसे चैलेंज मानते हैं 2027 में? आप लगातार तीसरी बार क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी 2027 में? क्या लगातार दूसरी बार पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री बनेंगे? ये इस बात पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि तीसरा फ्रंट कितना मजबूत रहेगा। नमस्कार साथियों, मैं रोहित शर्मा आपका स्वागत करता हूं द पहाड़ टॉक्स पर। साथियों, हमारे इस पॉडकास्ट की सीरीज़ में आज के जो हमारे मेहमान हैं वे हैं कपकोट विधानसभा के वर्तमान विधायक श्री सुरेश सिंह गड़िया जी। साथियों, कपकोट विधानसभा के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो उत्तराखंड की सुदूरतम और हमारा मैं कहूँगा बहुत ही दुर्गम क्षेत्र है। बहुत बड़ी ये विधानसभा है और लगभग 200 से ज़्यादा यहाँ ग्राम सभाएं यहाँ पर हैं। इस दुर्गम विधानसभा के विधायक होने के नाते क्या क्या चुनौतियां यहाँ पर देखने को मिलती है? क्योंकि लगातार आपदा ग्रसित क्षेत्र है, लगातार हर साल आपदाएं आती हैं और बहुत ज़्यादा, क्योंकि दूर का क्षेत्र है, नेटवर्किंग की यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, यहाँ सड़कों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। 2022 में सुरेश सिंह गड़िया जी विधायक बनकर यहाँ आए, तो देखते हैं पिछले 4 सालों में उन्होंने किस तरीके से अपने क्षेत्र के लिए काम किया। तो आइए इस बातचीत में जानेंगे, नेटवर्किंग के क्षेत्र में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो, रोड के क्षेत्र में हो, सड़कों के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, किस तरीके से पिछले 4 सालों में कपकोट विधानसभा में काम हुआ है और देखेंगे कि 2027 के लिए किस तरीके से कपकोट विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की तैयारी है और माननीय विधायक जी की तैयारी है। तो आइए आज की बात श्री सुरेश सिंह गड़िया जी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। मैं बहुत लंबे समय से आपका पॉडकास्ट करना चाह रहा था, बल्कि अगर मैं कहूं कि जब मैंने द पहाड़ टॉक्स की शुरुआत की थी तो मैं चाह रहा था कि सबसे पहले आपका पॉडकास्ट हो और आज लगभग 1 वर्ष के बाद आपके पॉडकास्ट करने का हमें अवसर मिल रहा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहाड़ टॉक्स को मैं बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि जो नाम आपने रखा है पहाड़ टॉक्स से, तो पहाड़ की बात और पहाड़ में जाके ही होनी चाहिए। तो आपके चैनल को मैं बहुत बधाई देता हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। विधायक जी, जैसा कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन में कहा था कि कपकोट हमारे उत्तराखंड की जो 70 विधानसभाएं हैं उनमें से कुछ, जैसे हमारी धारचूला है, जैसे हमारा कपकोट है, ये बहुत ही सुदूरवर्ती विधानसभाएं हैं। सबसे पहले क्योंकि आप यहाँ से विधायक हैं और पिछले 4 सालों में आपने यहाँ बहुत सारा जो काम किया है, क्योंकि आपने सदन में भी इस बात को कहा था कि लगभग 1400 करोड़ रुपए, वो भी सिर्फ 4 साल में, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है एक इस विधानसभा के लिए। मैं सबसे पहले, क्योंकि आप इस क्षेत्र के विधायक हैं, आप हमारे दर्शकों के लिए भी अपने बारे में, आपका कहाँ जन्म हुआ, कहाँ आपकी प्रारंभिक शिक्षा हुई, कैसे आपका राजनीति में आना हुआ, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। मैं बहुत सामान्य परिवार का व्यक्ति हूँ, क्योंकि मेरा जन्म जो है अर्सिला, जब आप बागेश्वर से ऊपर को आए होंगे तो एक रास्ते में स्टेशन है अर्सिला, तो उसका गांव है ऊपर सीमा, वहाँ मेरा जन्म हुआ 25/6/1984 में। और लगातार बहुत मध्यम परिवार के होने के कारण से जो घर गांव में जो काम करना है जिससे जीवन आगे बढ़ सके, उसके लिए बचपन से ही लगातार कोशिश की गई। और मन के अंदर पहले से ही एक चाहत थी कि अपने क्षेत्र के लिए, अपने गांव इलाके के लिए कुछ किया जाए। तो जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो स्कूल में भी जहाँ भाषण प्रतियोगिता होती थी तो सबसे पहले पूरे स्कूल से हम ही को सबसे आगे किया जाता था। चाहे गणतंत्र दिवस की बात करूँ, स्वतंत्रता दिवस की बात करूँ, तो जितने भी ओकेजन होते थे तो वहाँ पर मुझे ये अवसर स्कूल में हमारे जो गुरुजन थे, अध्यापक थे, उनके द्वारा जो है एक मोटिवेशन दिया गया। और उसी मोटिवेशन के साथ मैं जब बहुत छोटा था तो मेरी माता जी एक्सपायर हो गई। तो उसके बाद बहुत लंबा संघर्ष जो है ज़िंदगी का रहा है। और लंबे समय तक जब आदमी कोशिश करता है, एक कहावत है कि डर डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं। कभी हार नहीं होती। तो मन के अंदर चाहत थी और उस चाहत को जो है लगातार कोशिशों के बाद जो है उसको आगे बढ़ाने का अवसर जो है मुझे अपने क्षेत्र के लोगों का, अपने गांव के लोगों का और अपने पार्टी के लोगों का समय समय पर मिलता रहा है। और जब मैं 10वीं क्लास में पढ़ता था और तब से माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी के संपर्क में आया जी। और उसके पश्चात मैं देहरादून गया। देहरादून जाने के बाद उनके लंबे समय तक जो है उनके सानिध्य में बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला, पूरा उत्तराखंड भ्रमण करने का अवसर मिला और सारे अधिकारियों का भी जो है मार्गदर्शन मिला और बहुत सारे अनगिनत लोगों का जो है मेरे जीवन में जो है बड़ा योगदान रहा। योगदान मतलब ऋणी कहूँ उस बात को, क्योंकि मैं जहाँ भी जाता था तो हर कोई मुझे जो है अपनापन समझ के जो है विशेष मेरे को सहयोग बहुत सारे लोगों का रहा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उनका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ, उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में भी हमने लंबे समय तक काम किया और उनके मार्गदर्शन में, क्योंकि वो जब मैं देहरादून गया तो माननीय कोश्यारी जी के साथ में, तो वो भी मुझे पहली बार जो है वहाँ पर मिलकर, पहली बार सचिवालय में उन्हीं के साथ स्कूटर में जो है, उन दिनों स्कूटर भी बहुत बड़ी बात होती थी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी चला रहे थे, मैं पीछे से बैठा था और तब मैं वहाँ सचिवालय में पहुँचा। और मुझे पता ही नहीं था कि ये सचिवालय में किस तरीके से काम होता है और शासन प्रशासन में कैसे कैसे चीज़ें आगे बढ़ती है। और जब लंबा समय कालखंड बीतता गया और हमारा भी आना जाना सचिवालय में लगा रहा, तो वहाँ के सभी अधिकारियों के द्वारा, कर्मचारियों के द्वारा भी विशेष हमको जो है स्नेह मिलता था और उनकी प्रेरणा के कारण से भी उनको भी सबको लगता था कि भाई इनको राजनीति में आना चाहिए। और बहुत स्पष्ट तरीके से ये बात को रखते हैं। तो पहाड़ की जो बात है वो आम जनता का जो कष्ट है वो दूर करने के लिए सहयोगी बन सकते हैं। तो इस तरीके से मैं आगे बढ़ता गया और मैंने हमारे पास जो है इधर से स्नातकोत्तर महाविद्यालय बागेश्वर से किया। वैसे पढ़ाई के साथ साथ
काम भी करता रहता था। तो फिर बाद में युवा मोर्चा में भी मैं 2 बार प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य रहा और मंडल में भी मैं युवा मोर्चा के मंत्री के रूप में रहा। अपने बूथ में बूथ अध्यक्ष के रूप में मैं भारतीय जनता पार्टी में रहा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में लंबे समय तक काम करने के साथ आरएसएस से भी मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बचपन से जुड़ा रहा और उसके कारण से मुझे एक आत्मविश्वास के साथ एक जो ताकत मिली, उस ताकत के साथ जब मैं यहाँ घूमता था तो बहुत सारे लोगों को का कष्ट जो है हम देखते थे और उन कष्टों को जो है दूर करने के लिए मन के अंदर से बार बार जो है मन जो है एक ताकत देता था कि भाई आपको कुछ करना है और यहाँ के लोगों के कष्टों को दूर करने में आप सहयोगी बन सकते हैं। तो मैं लंबे समय तक जो है पूरे अपने विधानसभा क्षेत्र कपूर के हर एक गांव तक गया हूँ, हर एक नाले को पार किया है, हर एक आपदा को देखा है, हर एक चुनौती को देखा है, हर एक मातृशक्ति के दर्द को देखा है, दुख को देखा है, यहाँ के बच्चों के कष्ट को देखा है। तो बहुत सारा जो कष्ट है पहाड़ का, क्योंकि अगर आप देखेंगे पहाड़ जो शब्द है उसका अर्थ ही जो है कठिन से है, कठिनाई से है। तो इसलिए कठिनाई तो हमारे जीवन के साथ जो है हमको विरासत में मिली है। तो इसलिए मैं विशेषकर आपका बहुत आभार धन्यवाद इसलिए भी करना चाहूँगा क्योंकि आप जो है जीरो ग्राउंड पर जाके जो है इस तरीके से अपने चैनल के माध्यम से जनता को सही बात को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद विधायक जी। विधायक जी, आपने अपने जो बारे में विस्तृत रूप से बताया बचपन से लेकर अभी तक, क्योंकि आपके बारे में ये बात कही भी जाती है कि आपको भगत सिंह कोश्यारी जी का सानिध्य मिला और अभी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनका लगातार आपको साथ मिलता है। क्योंकि जैसा आपने मैं अपनी बात को दोहरा रहा हूँ कि आपने कहा कि आपने 4 साल के अल्प समय में 1400 करोड़ रुपए एक विधानसभा के लिए आना, ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है और वो भी एक ऐसे क्षेत्र के लिए जिस क्षेत्र को बहुत ज़रूरत है इन पैसों की, क्योंकि ऐसे पैसे से यहाँ बहुत ज़्यादा विकास कार्य होगा। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं क्योंकि विधायक जी 2022 में जब आपको टिकट मिला तो ये कहा गया कि आप बहुत ही युवा हैं, क्योंकि बीजेपी में अक्सर ये बात कही जाती है कि जो युवा होते हैं उनसे कहा जाता है कि अभी आप बहुत युवा हैं, आपको बाद में दिया जाएगा। क्योंकि कपकोट एक ऐसी धरती रही है खासकर भाजपा के लिए जहां बहुत मजबूत और बहुत ही मैं कहूँगा बड़े चेहरे यहाँ पर रहे हैं। क्योंकि आपने उस समय के जो सिटिंग विधायक थे बलवंत सिंह भौर्याल जी, उनको हटा करके आपको भाजपा ने टिकट दिया। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं कि एक युवा चेहरे पर इस विधानसभा में जहां इतने दिग्गज नेता रहे हों, आखिर आपको कैसे टिकट मिला 2022 ना माननीय बलवंत सिंह भौर्याल जी का सानिध्य मुझे बचपन से ही मिला है और उनके प्रेरणा के कारण से भी हमारे मन के अंदर से जो समाज सेवा का जो भाव है वो भी जागृत हुआ है। भौर्याल जी के साथ मैंने कम से कम 20, 25, 26 सालों से लगातार काम किया है, तो उनको भी पता था कि यहाँ पर जो है कोई अच्छा कर सकता है। तो उनके आशीर्वाद सहयोग से उनके जो बताए हुए जो मार्ग थे, जो रास्ते थे, जो उन्होंने जहाँ तक भी मोटिवेशन की बात करूँ तो उनका आशीर्वाद मुझे बचपन से ही रहा है और उनकी प्रवृत्ति भी समाज सेवा के साथ साथ पार्टी के प्रति जो है बहुत निष्ठा के साथ उन्होंने काम किया है। और उस समय भी उन्होंने जो है पूरे चुनाव को एक तरीके से अपने हाथ में लेकर चुनाव लड़ाने का भी काम किया और इस जीत को अगर दिलाने में सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की रही है तो बलवंत सिंह भौर्याल जी की रही है, क्योंकि भौर्याल जी के मार्गदर्शन में हमने बहुत सारा काम भी किया है। पार्टी के प्रति समर्पण के भाव के साथ काम करने के साथ हम आगे भी। जी विधायक जी, ये तो बात रही चुनाव की, क्योंकि आपने कहा कि इस हमारे जो कपकोट का क्षेत्र है इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है नेटवर्किंग की, क्योंकि बहुत फैला हुआ क्षेत्र है और 2022 में मैं देख रहा था कि लगभग 60% से ज़्यादा ऐसा क्षेत्र था जहां
नेटवर्क ही नहीं था। जहां लोग फोन आज जहां हमारा भारत पूरा विश्व एआई की तरफ बढ़ रहा है, डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहा है, वहां एक भारत का एक ऐसा कोना भी है जहां नेटवर्क ही नहीं था। तो पिछले 4 सालों में नेटवर्किंग पर कपकोट विधानसभा में क्या क्या काम हुआ है, किस तरीके से काम हुआ है, और आज कपकोट विधानसभा की स्थिति नेटवर्किंग के मामले में क्या है? कपकोट विधानसभा में नेटवर्क का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, क्योंकि आप जानते हैं कि पहाड़ में अगर एक जगह टावर लगाओ तो दूसरी पहाड़ी सामने देखा जब उससे भी बड़ी होती है तो फिर वहाँ तक जो रेंज नहीं जाती। रेंज है, जो नेटवर्क है, वो नहीं पहुँच पाता है। तो हमने जो है 72 टावर सैंक्शन किए थे, जिसमें से आपके पास जो पूरा रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है, जी तो 48 टावर जो है, आप अगर उसको पृष्ठ को पलटेंगे तो आगे लिखा है जस्ट आप अगर ये देखेंगे तो 39 टावर जो है वर्किंग उस पर आ गए हैं, मोड पर आ गए हैं, और बाकी टावरों का काम जो है वो गतिमान है। और हमारी कोशिश है कि जो गांव छोटे भी है तो उन गांवों में भी जो है हमने सर्वे करा दिया है, और जल्दी से उनको जो है नेटवर्क से जोड़ने का काम किया जाएगा। आज के डेट में अगर मैं कहूँ कि बदियाकोट, भोल बरला जैसे बिल्कुल अंतिम छोर तक भी हमने 2022 के बाद पहली बार जो है वहाँ पर मोबाइल कनेक्टिविटी देने का काम किया है, वहाँ पर टावर लग गया है। आज अगर आप भोल बरला जाएंगे, बिल्कुल चमोली गढ़वाल से लगा हुआ वो क्षेत्र है, और यहाँ बागेश्वर बिल्कुल उधर हिमालय से लगा हुआ है, और बदियापुर से भी 32-34 किलोमीटर और भी आगे जाके जो है हमको जो है एक लंबी यात्रा करनी पड़ती है। और आज मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को और उत्तराखंड प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत आभार धन्यवाद करना चाहूँगा, और माननीय भौरियाल जी का, कि जिनके कारणों से हम इन कामों को करने में सफल हुए हैं। और आगे के दिनों में हमारी और भी कोशिश है कि हम तीव्र गति से जो है हर क्षेत्र को नेटवर्क से जोड़ सकें। जी विधायक जी, एक बात जो कपकोट के बारे में कही जाती है कि यहाँ बीएसएनएल के तो टावर आते हैं, क्योंकि बीएसएनएल के आप कह रहे हैं कि 39 आपने लगा दिए हैं और बाकी गतिमान हैं। एयरटेल और जियो, क्योंकि मैं इस बात को आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ के बहुत सारे युवा, कोई हल्द्वानी में है, कोई अल्मोड़ा में है, कोई दिल्ली में है, तराई के क्षेत्रों में है, जब वो वहाँ से आते हैं, क्योंकि वहाँ जियो और एयरटेल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन जब यहाँ आते हैं तो यहाँ बीएसएनएल की सिम यूज़ करनी पड़ती है। और बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर अब जैसे भराड़ी तक तो जियो चलता है, उसके बाद नहीं चलता है। तो जियो और एयरटेल को लेकर किस तरीके से सरकार देख रही है, या कपकोट के लिए क्या इसमें भी कोई काम हो सकता है? तो मैं व्यक्तिगत रूप से जियो के हेड ऑफ डिपार्टमेंट को भी जानता हूँ, उनके एयरटेल वालों को भी जानता हूँ, क्योंकि मैं पहले से देहरादून सचिवालय से लेकर सभी जगह मेरे संपर्क रहे हैं। तो उसके कारण से भी मैं जब प्रदेश का उपाध्यक्ष था, उस समय भी मैंने जियो के हेड ऑफ डिपार्टमेंट से बात करके जो हमारा दुलम का गांव, उसको भी ओवरहेड केबल डाल के जो है उसको भी हमने तब उसी समय जोड़ने का काम किया था। तो आज भी हम प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारे बीएसएनएल के टावर लगे हैं, इन टावरों के ऊपर भी जो है एयरटेल और जियो जो है इस पर अपना वो उपकरण स्थापित करेंगे। तो आने वाले दिनों में उनको भी सुविधा, आम उपभोक्ता को सुविधा मिल पाएगी, और जो रेंट बनेगा, जो चीज़ें होंगी, तो वो आपस में सरकार के बीच पर जो है उनकी वार्ता करा के उसको तय कर लिया जाएगा। और अभी जो हमारे टावर लगे हैं, इन टावरों की कनेक्टिविटी जितनी स्पीड से वो चलने चाहते हैं वो अभी कम है। तो अभी फाइबर केबल से जो है हम जो है शामा तक उसको ओवरहेड फाइबर केबल जो है हमारा चल रहा है। तो 1-2 महीने के अंदर जो है वो जब पूरा टावरों तक पहुंच जाएगा तो उसकी रेंज जो है 5G के साथ जो है बहुत स्पीड के साथ जो है ये टावर काम करेंगे, इनकी रेंज भी और बढ़ेगी। और इसके कारण से जब मैं गांव में जाता था, जब चुनाव के दौरान मैं अलग अलग स्थानों पर जाता था, तो हमारी माताएं बहनें, हमारे बुजुर्ग, और जो उन दिनों जो है कोरोना का कालखंड भी आपने देखा होगा, तो बहुत सारा कठिनाई जो है नेटवर्क को लेके था, क्योंकि जितना भी ट्रांजेक्शन होना है, जितनी भी बिल जमा करना है, या जो भी काम करना है आज के डेट में, जब डिजिटल इंडिया के तहत मोदी जी ने कहा है कि चाहे आपको मनरेगा का भी अगर हाजिरी लगानी है तो भी उसके लिए भी आपको नेटवर्क की ज़रूरत पड़ेगी। आपको अगर कोई फॉर्म भरना है
उसके लिए भी नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी, केवाईसी करानी है आपको, गैस बुकिंग करानी है। गैस बुकिंग करनी है, बहुत सामान्य चीजें भी जो आपको करनी है, तो उसके लिए जो है सबसे पहले नेटवर्क की जरूरत है। नेटवर्क के साथ जो है आज आम जनता जो है जुड़ी है, पूरे देश दुनिया की बातें मोबाइल कनेक्टिविटी के कारण से जो है डिजिटल माध्यम से जो है सोशल मीडिया के माध्यम से घर घर तक वो बातें पहुंच रही है। तो इसलिए सोशल मीडिया का जो है जो ज़माना है, इस ज़माने में मैं कहूँगा कि जितने भी हमारे सोशल मीडिया में काम करने वाले लोग हैं, जितने भी हमारे यहाँ पर यूट्यूब चलाने वाले लोग हैं, और जो यहाँ के हमारे कपकोट में मैं ज़्यादातर देखता हूँ कि सारे लोग जो है नई नई रील बनाते हैं, अच्छी बातें भी वो इसके माध्यम से सोशल मीडिया के माध्यम सोशल मीडिया के माध्यम से घर घर तक पहुंचाते हैं। तो उनसे मेरा निवेदन है कि बहुत बार जो है आम जनता भी जो है कभी गलत बातों के कारण से झांसे पर आ जाती है, उसके कारण से उनको बड़ा भारी नुकसान होता है। बिल्कुल। तो ऐसा कोई भी काम न करे कि जिसके कारण से जो है हमारे लोगों को जो है कष्ट उठाना पड़े। तो मेरा आपके चैनल से सभी लोगों से यही कहना है कि सोशल मीडिया अच्छे कामों को करने के साथ, मोटिवेशन देने के साथ, लोगों को एक नए आयाम तक पहुंचाने के लिए सच्चाई पर आधारित अगर कोई चीज़ें हैं, उसको अगर हम घर घर तक पहुंचाएंगे तो उससे लोगों का रोजगार भी बढ़ेगा, उसकी स्किल भी बढ़ेगी और लोगों के का विश्वास भी बढ़े रहेगा। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल विधायक जी, मैंने सबसे पहला सवाल नेटवर्किंग पे इसलिए पूछा क्योंकि जैसा कि आपने कहा, पहाड़ एक कठिनाई का पर्यायवाची है और बिल्कुल यहाँ जीवन बहुत कठिन है। कई बार जब कोई दुख में होता है तो उसे अपनी सूचना देने के लिए नेटवर्कों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और दूसरी बात मैं आपसे कहूँ, आपने सोशल मीडिया का जिक्र किया, कपकोट विधानसभा उत्तराखंड के उन विधानसभाओं में से हैं जहां सबसे ज़्यादा व्लॉगर और सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अगर कहीं से हैं। इसका सबसे बढ़िया रीज़न भी विधायक जी ये है क्योंकि लोग, पहाड़ के जो तराई के लोग हैं, वो पहाड़ की ज़िंदगी देखना चाहते हैं और सबसे अच्छी जो पहाड़ की ज़िंदगी है वो हमारे दुर्गम स्थानों में, दूर के स्थानों में जो चूल्हे की बनी हुई रोटियां हैं, धान हैं, गेहूं के खेत हैं, ये यहीं दिखते हैं। और लगातार, क्योंकि पिछले कुछ समय से मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनकी तादाद लगातार बढ़ते जा रही है। नए नए बच्चे रील्स बना रहे हैं, अलग अलग माध्यमों से लोग सोशल मीडिया से जुड़ रहे हैं। मैं अपना सवाल विधायक जी आगे बढ़ाऊंगा। इसी में मैं एक बात जोड़ रहा हूँ जी कि जहाँ यूट्यूबर की बात करूँ तो हमारे 80 साल के अम्मा भी जो है यूट्यूबर बनी है, और वो भी अब हमारे जो पहाड़ है, जो हमारे डाने हैं, जो हमारे गधेरे हैं, जो हमारे यहाँ का बुरास है, जो हमारे यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य है, जो हमारे यहाँ का हिमालय है, जो आपने कहा, वास्तव में आज पूरे देश के अलग अलग प्रांतों में मैं जाता हूँ तो सबसे बड़ी बात मुझे ये देखने को मिलती है कि कपकोट को अगर किसी ने आगे पहुंचाने में अगर अपना सहयोग किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल वालों ने, सोशल मीडिया वालों ने, जितने भी हमारे यूट्यूबर हैं, मैं उनको बहुत बधाई आपके चैनल से देना चाहूँगा कि आप अच्छी बातों को, कपकोट के अच्छे कामों को और सच पर आधारित चीज़ों को अगर आप दिखाएंगे तो देश दुनिया में जो है कपकोट जो है जिस तरीके से प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है, तो लोग यहाँ पर्यटन के तौर पर भी लोग आएंगे और यहाँ की सुंदरता को लोग देखेंगे। तो इसलिए मैं उनको भी बहुत बधाई देता हूँ। जी विधायक जी, ये अभी आपने जिक्र किया टूरिज्म का, पर्यटक का। पर्यटन में जो सबसे जरूरी चीज होती है वो होती है रोड, सड़कें बहुत जरूरी हैं। पर्यटन से पहले कपकोट का जो हमारा क्षेत्र है, मैं इस बात को बहुत अच्छे से समझता भी हूँ क्योंकि हमारा ये जोन 5, जोन 4 में आने वाले क्षेत्र हैं। यहाँ आपदा ग्रसित क्षेत्र हैं, लगातार हर साल हमें बहुत सारी आपदाएं यहाँ देखने को मिलती हैं। इसके बाद भी आज कपकोट में सड़कों की स्थिति कैसी है, और लगातार जो हमारे दुर्गम क्षेत्र थे, बहुत दूर दूर के क्षेत्र थे, उनमें सड़कों का जो काम है वो किस लेवल तक है, और कितनी सड़कें, क्या कोई ऐसा गाँव आज भी है जहाँ सड़क नहीं पहुँच पाई? क्योंकि कपकोट का जो क्षेत्र है पूरे उत्तराखंड में अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ी विधानसभा है। जो आपने धारचूला की बात की, धारचूला जो क्षेत्रफल पर अगर आप देखेंगे तो उत्तराखंड की सबसे बड़ी विधानसभा पर, लेकिन कपकोट दूसरे नंबर की विधानसभा के साथ साथ अगर पॉपुलेशन को अगर आप देखेंगे तो धारचूला का पॉपुलेशन पॉकेट वाइज पर हमारी पॉपुलेशन जो है
अलग अलग अगर आप गांव में भी देखेंगे तो एक घर उस फैली हुई। हाँ, तो उस तरफ को है एक घर, उस तरफ को एक घर, उस तरफ को, तो घर घर तक सड़क पहुंचाना पहाड़ में बहुत कठिन है। और गांव तक सड़क जो है बहुत सारे स्थानों पर जुड़ चुकी है। और अगर मैं देखूं तो अभी 15% गांव ऐसे हैं जो सड़कों से छूटे हैं, और उनको भी हमने PMGSY फेज 4 पर जो है तुरंत उनका चयन करके जो है भारत सरकार को भेज दिया है। तो हजारों करोड़ रुपए के साथ जो है हमारे क्षेत्र में जो है सड़कों का काम चल रहा है। अगर आप पहले बागेश्वर से कपकोट के लिए आए होंगे तो आपको वो भी समय याद होगा, पर लेकिन आज आप देखेंगे कि कपकोट, अगर बागेश्वर से अगर आप कपकोट के लिए आते हैं तो आपको पूरी हॉटलिक्स सड़क जो है तेजम तक, वहाँ पिथौरागढ़ बॉर्डर तक वो सड़क दिखाई देगी। और वैसा ही गांव के अधिकांश सड़कों को जो है हमने हॉटलिक्स कराने के साथ जो है दर्जनों दर्जन सड़कों को जो है हॉटलिक्स कराने के साथ जो है बड़ी भारी रकम से जो है उनका मेंटेनेंस का काम किया है। और पिछले 17-18 सालों से जो गांव में जो सड़कें कटी थी उनका मुआवजा भी जो है गांव के लोगों को नहीं मिल पाया था, तो उन पर भी जो है हमने बहुत बड़ी कोशिश करके 6 से 7 करोड़ रुपया जो है गांव के लोगों को जो है मुआवजा देने का भी काम किया है। तो आगे बहुत सारे काम अपने गांव के अंदर चल रहे हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत और राज्य सेक्टर के तहत, आप मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत, और ये ग्रामीण मेरी गांव मेरी सड़क के तहत अगर आप देखेंगे तो बहुत सारा काम हमारे कपकोट विधानसभा के अंदर हुआ है। तो इसलिए मैं अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत आभार, अभिनंदन और कपकोट की जनता की ओर से उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। और मोदी जी के कारण से आज उत्तराखंड लगातार आगे बढ़ रहा है, और उनकी असीम कृपा से जो है आज उत्तराखंड को एक नई ऊंचाई देने का काम भी प्रधानमंत्री जी ने किया है। तो उनका भी सभी देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए उनसे यही प्रार्थना करूंगा कि उनको लंबे समय तक जो है प्रधानमंत्री होने के साथ जो है हमको उत्तराखंड को जो है ताकत के साथ जो है वो अपनी कृपा हम सब लोगों की। जी विधायक जी, एक बात जो इस बीच लगातार उठ रही है वो है परिसीमन की। अभी कल परसों में सुनने में आया था कि सरकार ने जो महिला आरक्षण के लिए बात की थी उसमें लगभग 33% के साथ सीटें इस बार उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के जो चुनाव लगभग 2027 में होने हैं उसमें लगभग 33% सीटें और बढ़ेंगी। और दूसरा, लगातार हमारे प्रदेश में एक बात चल रही है कि जो परिसीमन, क्योंकि आप इतने दुर्गम क्षेत्र से आते हैं और जैसा कि आपने कहा सबसे दूसरे नंबर की सबसे बड़ी विधानसभा हमारी है, तो परिसीमन में जो अभी हमारा परिसीमन का जो जरिया है वो है जनसंख्या का आधार, और जनसंख्या के आधार पर अगर परिसीमन होगा तो पहाड़ की सीटें कम होंगी और तराई की सीटें बढ़ेंगी। तो इस पर आपको क्या लगता है कि परिसीमन का क्या आधार होना चाहिए, और जो 2027 का चुनाव हो तो वो आपको, क्योंकि ये ऐसा क्षेत्र है हमारा कुमाऊं का, खासकर मैं कहूँगा ऐसा क्षेत्र है जहां मेरा व्यक्तिगत मत है कि यहाँ पर जनसंख्या को आधार ना मानकर अगर हम क्षेत्रफल को आधार माने तो शायद हमारे पहाड़ का जो मूल स्वरूप है वो उसी तरीके से रहेगा, जो पहाड़ का प्रेजेंटेशन है विधानसभा में वो उसी तरीके से रहेगा। तो इस पर आपकी क्या राय? आपका बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि जिस उद्देश्य और लक्ष्य को लेकर उत्तराखंड का निर्माण हुआ था, बिल्कुल, तो उसको आधार बनाया जाना चाहिए। क्योंकि उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति को अगर आप देखेंगे तो पहाड़ के दुर्गम स्थानों को आज जरूरत है विकास के साथ सुविधाजनक जो है उनका जीवन बचे, आगे बढ़े। क्योंकि आज भी मैंने आपको पहली बार में कहा था कि आज भी जीवन जो है कहीं ना कहीं कठिन है, क्योंकि डगर ही कठिन है, तो इसलिए हमारा जीवन भी जो है कठिनाइयों से भरा हुआ है। तो आज जो आधार बनाया जाना चाहिए, क्योंकि पहाड़ की भौगोलिक स्थिति को मैंने इस बार विधानसभा में भी कहा कि पहले बागेश्वर जनपद में 3 विधानसभाएं, और जब परिसीमन हुआ और परिसीमन में जो है बागेश्वर की जो कांडा विधानसभा थी वो विलय करके जो है कपकोट विधानसभा में मिला दी, और कपकोट विधानसभा इतनी बड़ी विधानसभा बन गई कि अगर इस कोने से उस कोने तक जाने में तो आपको जो है इतना समय लग जाएगा कि जितना आप बागेश्वर से देहरादून पहले पहुंच जाएंगे लेकिन उस कोने से उस कोने में नहीं पहुंच पाएंगे। तो कल्पना करिए कि इतना कठिन डगर में चल के और उसको जो है व्यवस्थित करना जो है जनप्रतिनिधियों के लिए भी, सरकार के लिए भी
एक चुनौती के समान है। तो इसलिए मैं तो कहूँगा कि पहाड़ में जो है जो सीटें हैं वो बढ़नी चाहिए और उसके आधार पर जो है आगे का जो लक्ष्य है उसकी पूर्ति हो सके। बिल्कुल, तो आप सहमत हैं कि जनसंख्या के आधार पर परिसीमन होना चाहिए? जनसंख्या नहीं, क्योंकि क्षेत्रफल जो है बिल्कुल। आज पहाड़ में जो ज़रूरत जी। विकास के साथ साथ यहाँ पर पलायन रोकने की भी है और काम बहुत सारा काम करने की भी है और बहुत सारे कामों के साथ जो है हमको नए आयाम के साथ जिस उद्देश्य और लक्ष्य को लेके मैंने आपको पहले ही कहा कि उत्तराखंड का निर्माण हुआ है, तो उसको ध्यान में रखकर जो है परिसीमन आना चाहिए। जी, विधायक जी, आपने अभी टूरिज्म की बात की, सड़कों की बात की, क्योंकि हमारा जो कपकोट का क्षेत्र है, जैसा आपने कहा कि पहाड़ों पर बसे हुए गांव हैं और पेयजल की बहुत बड़ी समस्या लगातार कपकोट में देखने को मिलती थी। पिछले कुछ समय से लगातार, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हों, चाहे व्यक्तिगत तौर पर हों, लोगों ने बार बार पेयजल की मांग यहाँ पर उठ रही थी। पिछले 4 सालों में क्योंकि पेयजल पर किस तरीके से आपने और आपकी सरकार ने यहाँ पर काम किया है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि पेयजल बहुत नितांत जरूरी है और आज मैं देखता हूँ कि जो योजना भारत सरकार ने पूरे गांव के लिए जो योजना शुरू की थी वो एक वरदान से कम नहीं है। आज आप देखेंगे कि बागेश्वर में जैसे ही आप बागेश्वर से कपकोट के लिए एंट्री करते हैं तो जो पहला ही गांव है तो वहाँ से एक बड़ी पंपिंग योजना बनी है कांडा कमचार के लिए और 56 करोड़ रुपए से वो योजना बनी है। आज उसका जो है 80% काम जो है हो गया है, बाकी अभी गतिमान है और हमारी कोशिश है कि 2 महीने के अंदर जो है हम हर घर तक जो है जल पहुंचाने में ज़रूर सफल हो जाएंगे। और थोड़ा बजट का कमी था तो वो भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बार जो है सारे योजनाओं पर जो है बजट की व्यवस्था कर दी है। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी की जो सोच थी, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो एक बड़ी सोच के कारण से आज पूरे देश के अंदर हर गांव में पानी की व्यवस्था के लिए एक बड़ी सोच रखी। उस सोच के कारण से कहीं ना कहीं अगर सबसे ज़्यादा फायदा, अगर कहीं सबसे ज़्यादा लाभ हुआ है तो पहाड़ के लोगों को उसका फायदा हुआ है, क्योंकि आप खुद ही पहाड़ की पृष्ठभूमि से आते हैं, हम भी उसी जगह से आते हैं। पहले हम ही लोग जो है किलोमीटरों के हिसाब से पानी को जो है ढोलने का काम करते थे। 2-3 अगर परिवार में 7-8 लोगों का परिवार है तो 2 लोगों की ड्यूटी तो खाली पानी लाने के लिए ही करते थे। आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने और हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो सोच रखी कि हर घर तक हम जल की व्यवस्था करेंगे। पहले तो नल लगाने का काम किया, अब नल के साथ जल देने का काम भी जो है हमारी सरकार तत्परता के साथ कर रही है। और मैं पूरे विश्वास के साथ आपसे कह सकता हूँ कि अगर पानी में अगर सबसे ज़्यादा काम अगर कहीं हुआ है तो पहाड़ों के अंदर हुआ है। आज पहाड़ों के अंदर बड़ी बड़ी लिफ्टिंग योजनाएं जो है शुरू हो रही है और बहुत जल्दी जो है वो हर घर तक हम जल देने के साथ लोगों को व्यवस्थित करने के साथ पलायन रोकने में जरूर सफल होंगे। बिल्कुल विधायक जी, जो कपकोट का जो क्षेत्र है, यहाँ पलायन भी सबसे ज्यादा होता है। पलायन के जो मुख्य जो कारण हैं वो 2 कारण रहते हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य। तो सबसे पहले हम स्वास्थ्य पर बात करते हैं। विधायक जी, अभी सोशल मीडिया के माध्यम से ये जानकारी मिली कि 1 अप्रैल जो हमारा जिला मुख्यालय है बागेश्वर, वहाँ जो फिजिशियन हैं 1 अप्रैल से उनका वो उन्होंने शायद रिज़ाइन उन्होंने दे दिया है। तो बागेश्वर मैं कहूँगा कि फिजिशियन विहीन हो जाएगा उसके बाद। तो इस पर क्योंकि लगातार वो हर क्षेत्र पर, अभी आपने देखा चकुटिया में बहुत बड़ा उग्र आंदोलन स्वास्थ्य के लिए हुआ था, और हमारा जो कपकोट का जो क्षेत्र है, क्योंकि ये हमारे विधानसभा का मुख्यालय भी है और जिला मुख्यालय जो हमारा बागेश्वर है, हम आज कपकोट में स्वास्थ्य के स्तर पर, क्योंकि अभी जब माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे तो आपने यहाँ इसको जो हमारा स्वास्थ्य केंद्र है इसको आपने उप जिला चिकित्सालय की शायद बात की है। तो आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में कपकोट की स्थिति पर क्या कहेंगे आप? जो आपने बात रखी है, क्योंकि स्वास्थ्य जो है सबसे महत्वपूर्ण विभाग है और स्वास्थ्य के बगैर जो है जीवन नहीं, बिल्कुल, ये हम सब लोग जानते हैं। और आज मैं आपको कह सकता हूँ कि बागेश्वर का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है और उसको भी हम एक बृहद हॉस्पिटल के रूप में उसको बना रहे हैं और 80% काम जो है पूरा हो गया है। और ये भी हमने बहुत दमखम के साथ
पूरे न्यूज़ चैनलों के सामने इस बात को, जब मैं विधायक बन के गया तो पहले ही बार में हमने इस बात को रखा कि बागेश्वर का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वो पूरे मानक पूरे नहीं कर रहा है। हमको बहुत जल्दी जो है एक बड़े भवन के साथ, बड़े स्टाफ के साथ जो है, पूरी व्यवस्था के साथ जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को डेवलप करना पड़ेगा। तो उस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत तेज गति से काम किया और आज उसका फल जो है हमारा जो खोली भगौली का क्षेत्र है वहाँ पर जो है वो भवन का निर्माण हो गया है और उसमें 80% काम तकरीबन पूरा हो गया है। हमारी कोशिश होगी कि जल्दी से जल्दी हम उसको सुचारू कर सकें और जो बागेश्वर का हॉस्पिटल है उसको जो है महिला हॉस्पिटल के रूप में उसको डेवलप कर सकें। जहाँ आपने फिजिशियन की बात कही है तो माननीय मुख्यमंत्री जी से भी और अपने मुख्य सचिव आनंद वर्धन जी से भी हमारी बात हुई है और यहाँ पर डॉक्टरों की कमी नहीं रहेगी, उन्होंने ऐसा आश्वासन हमको दिया है और मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी की बातों पर पूरा भरोसा है और मुख्य सचिव जी की बातों का पूरा विश्वास है कि हमारे बागेश्वर में जो है फिजिशियन की कमी नहीं होने दी जाएगी। और जहाँ बात करूँ कपकोट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की, तो पहले यहाँ पर बड़ी दिक्कत थी। यहाँ पर हमने लैब भी बनाया है, हमने यहाँ अल्ट्रासाउंड भी लगाया है, हमने यहाँ डिजिटल जो है एक्सरे मशीन भी लगाई है और यहाँ पर काफ़ी डॉक्टरों की तैनाती भी हमने यहाँ पर की है। जो जहाँ बात करें स्पेशलिस्ट जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं उनके लिए भी हमारी कोशिश लगातार प्रयास जारी है। तो यहाँ पर जो रेडियोलॉजिस्ट है वो उसका पद भी हमने स्वीकृत करा के जो है उसका काम यहाँ पर सुचारू रूप से चल रहा है। सोनोग्राफी और वो चीज़ यहाँ पर होता है और डेंटल डॉक्टर भी यहाँ पर अवेलेबल है। और जहाँ गाइनो और जो मुख्य ज़रूरत की चीज़ें हैं वो भी हमने सरकार से बात की है कि जल्दी से जल्दी जो है उनको एक गाइनो की डॉक्टर जो है कपकोट में जो है अवेलेबल कराया जाए। तो उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने विश्वास दिलाया कि जल्दी कपकोट में जो है एक गाइनोलॉजिस्ट जो है तैनात किया जाएगा। और जहाँ बात करूँ इसके उच्चीकरण की, तो बहुत मानकों में शिथिलीकरण लाने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं इसलिए भी धन्यवाद करता हूँ कि जो आज आपने बात करी है कि इतना बड़ा विभाग है उसके बाद भी जनसंख्या कम होती जा रही है और जनसंख्या कमी के कारण से जो मानक है वो मानक पूरे नहीं होने के बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए जो है हमारे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की मंजूरी दी है और उसके सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का जो फाइल है वो वित्त से होते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी तक जाएगी। तो उसका शासनादेश जल्दी जारी होकर विधिवत रूप से जो है इसकी DPR बनाकर इस पर भवन का निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा और जो यहाँ के पद हैं उनको भी जल्दी स्वीकृति मिलने के बाद एक बड़ा स्ट्रक्चर जो है स्वास्थ्य के केंद्र में स्वास्थ्य की सुविधाओं के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। और जहाँ एनएमओ की बात करूँ, CHO की बात करूँ और जहाँ अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बात करूँ तो हर केंद्र में जो है डॉक्टर अवेलेबल है और हर स्वास्थ्य केंद्र में जो है लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। तो इसलिए कपकोट के अंदर हमने पूरा प्रयास किया है कि आगे के दिनों में और भी बेहतर स्थिति कैसे बन सके उसके लिए लगातार कोशिश जारी है। विधायक जी, हमने बात की स्वास्थ्य की और जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि आपने कहा कि ये उप जिला चिकित्सालय बन रहा है और क्योंकि कपकोट का जो क्षेत्र है विधायक जी, जैसा कि आपने कहा सुदूरवर्ती क्षेत्र है और हमारे वहाँ लगातार चाहे वो गर्भवती महिलाएं हों, चाहे वो जो हमारे वृद्ध लोग हैं उनको हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और वैसे तो हमारे पहाड़ के लोग बहुत स्वस्थ रहते हैं लेकिन उसके बाद भी क्योंकि यहाँ अच्छे फिजिशियंस की, अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की, आपके यहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार है तो आपसे लोगों की उम्मीदें भी हैं। और मैं, जैसा कि आपने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है और आप भी कह रहे हैं कि 1 अप्रैल के बाद जो बागेश्वर जिले में कहा जा रहा है कि फिजिशियन विहीन हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं विधायक जी, तो शिक्षा बहुत मजबूती से हमारे पहाड़ में अगर हम देखें, एक तो क्लस्टर स्कूल आ रहे हैं, दूसरा हमारे सरकारी स्कूलों में बच्चों की तादाद लगातार घटती जा रही है, चाहे वो छोटे प्राथमिक विद्यालय हों। और कई जगहों पर तो अभी जब विधानसभा पटल पर माननीय शिक्षा मंत्री जी ने देखा था तो हजारों स्कूल हमारे बंद हो गए हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में आज कपकोट विधानसभा की स्थिति को आप किस तरीके से देखते हैं? शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण विषय है और जब मैं विधायक बना और विधायक बनने के बाद जब मैंने दौरा किया गाँव का
तो जब मैं लीची के गांव में पहुंचता हूं तो वहां के विद्यालय में जब मैं जाता हूं तो वहां पर सबसे पहले जब मेरे द्वारा निरीक्षण किया जाता है तो इतने ज़्यादा जो है जब मैं स्कूल के अंदर पहुंचा तो बरसातों के दिन थे और इतनी बड़ी संख्या में वहाँ पर मच्छर और तमाम तरीके से जो है अगर आप देखेंगे तो बड़ी कठिनाई जो है उस समय मेरे को लगा। तो जब मैंने डिपार्टमेंट के जो कार्यदायी संस्था है विभाग के अधिकारियों को बुलाया, मैंने कहा वही आपने किस तरीके से जो है विद्यालय का निर्माण किया है, क्यों नहीं इसमें जालियाँ लगी हैं, क्यों नहीं पंखे हैं, क्यों नहीं इसमें लाइट है, क्यों नहीं नीचे इसका जो है कोटा स्टोन लगा है। तो बोले कि ये तो जिले के मुख्य उसमें ही नहीं है तो यहाँ कहाँ से होगा। तो हमने बहुत तत्परता के साथ सबसे पहला काम जो है शिक्षा में सुधार लाने के लिए किया। तो आज के डेट में 177 स्कूलों को जो है हम जीर्णोद्धार कर चुके हैं। अगर मैं कहूँ तो बहुत सारे स्कूलों का जो है नवनिर्माण भी हमने कराया है और आज के डेट में कोई भी विद्यालय ऐसा नहीं होगा कि जिस विद्यालय में जाली न लगी हो और पंखे न लगे हो, लाइट न लगी हो और जो मॉइस्चर है उस मॉइस्चर को ख़त्म करने का भी काम किया। क्योंकि उस दिन जब मैं स्कूल में था तो पीछे से एक सांप जो है सीधे खिड़की के रास्ते जब अंदर आया तो ऊपर मेरे मन के अंदर आया कि इस पर जो है जाली लगाना नितांत आवश्यक है। छोटे छोटे बच्चे हैं, जब हमको ही इतने मच्छर लग रहे हैं तो इन मच्छरों से भी निजात दिलाना ज़रूरी है। तो पंखा भी होना चाहिए, जाली लगा हुआ दरवाज़ा भी होनी चाहिए, जाली लगी हुई खिड़की भी होनी चाहिए। तो एक मैंने एक डिजाइन तैयार किया और उस डिजाइन से जो है पूरे कपकोट विधानसभा के, चाहे कांडा कमशार की बात करूं, चाहे दुगनापुरी की बात करूं, चाहे लाहौर घाटी की बात करूं, चाहे कनलगढ़ घाटी की बात करूं, चाहे तल्ला दामपुर की बात करूं, चाहे बिचला दामपुर की बात करूं, चाहे मल्ला दामपुर की बात करूं, तो हर स्कूलों में जो है एक तरीके से हमने उसको लागू करा दिया। और धीरे धीरे उसके कारण से जो है एक तो जो शीलन था, जो मॉइस्चर था स्कूलों में वो बंद हुआ और दूसरा जो टीन का स्ट्रक्चर दिया उसको सुंदर तरीके से पानी को जो है एक तरीके से रेन हार्वेस्टिंग उसका वो भी किया, जिससे कि पानी इकट्ठा होकर जो है लैंड को उपजाऊ कर सके, उसका भी ध्यान रखा गया। तो पूरा जो है शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम जो है कपकोट विधानसभा के अंदर हुआ है। और 208 या 218 जो टीचर है वो भी जो है हमने कपकोट विधानसभा के हर स्कूल को जो है टीचर देने का भी काम किया है। तो इसलिए आज बहुत सारे प्राइवेट स्कूल भी खुले हैं और जहाँ पर लोगों का एक तरीके से जो आपने पलायन की बात कही है तो लोग देखा देखी पर भी पलायन हो रहे हैं। तो मेरा सब लोगों से विशेष आग्रह है कि जो टीचर यहाँ पर आए हैं, स्कूल की व्यवस्था भी अच्छी है, स्कूल में ड्रेस से लेके कॉपी किताब से लेके एक टाइम का खाने से लेके पूरी व्यवस्था सरकार ने की है। तो फिर उसमें जो है हम सब लोगों को विश्वास करना चाहिए। और जो टीचर हमारे गांव तक पहुंचे हैं उन टीचरों ने एक बड़ी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के साथ जो है बड़ा जो आप देखेंगे इस दौर पर कि बड़े हजारों के तादाद में जब वो परीक्षा देने गए तो कुछ ही लोग चयन होके आए। तो उनकी जो प्राथमिकता है वो विशेष रही होगी कि उनका परीक्षा का जो रिजल्ट है वो उत्तीर्ण रहा, तो उसके कारण से उनका चयन हुआ है। तो हमको विश्वास करना चाहिए और अपने गांव को खुशहाल करने के लिए, अपने इलाके के स्कूल को आबाद करने के लिए भी मैं सभी जनता से विशेष आग्रह करना चाहूँगा कि उसको हमको जो है बल देने के साथ उसको गति देने का काम करना चाहिए। बिल्कुल विधायक जी, हमने स्वास्थ्य और शिक्षा पे बात की। पलायन का जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है रोजगार। और पहाड़ में हम देख रहे हैं, खासकर अगर मैं पूरे प्रदेश में सिर्फ पहाड़ी क्षेत्र की बात करूं तो हमारे पास रोजगार के बहुत ही सीमित संसाधन होते हैं। और हमारे जो मैं कहूँगा पहाड़ का जो बहुतायत में जो युवा है वो कहीं ना कहीं हमारी फौज पर, पुलिस पर या सरकारी मैं कहूँगा जो सेवाएं हैं उन पर ही निर्भर रहता है। पिछले कुछ समय में ये देखने को मिला है कि स्वरोजगार, खासकर मैं कहूँगा कोविड के बाद से स्वरोजगार ने एक गति हमारे पहाड़ों में पकड़ी है
और क्योंकि कपकोट में मैं लगातार देख रहा हूँ कि चाहे वो ट्राउट फिशिंग हो, चाहे वो हमारा इको टूरिज्म पर हो, यहाँ हमारा कीवी उत्पादन पर हो, उस पर बहुत अच्छा यहाँ पर काम हो रहा है। तो एक तो मैं इस सवाल को इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने लगातार कीवी हो चाहे ट्राउट फिशिंग हो, इस पर आपने लगातार बात की है, लेकिन क्या ये आम जनमानस तक, क्योंकि कुछ लोग तो इसको कर रहे हैं, क्या और लोग, कुछ नए लोग इसके साथ जुड़ रहे हैं? तो आज स्वरोजगार पर कपकोट विधानसभा की स्थिति को आप किस तरीके से देख रहे हैं? आपने बहुत अच्छी बात कही। हमने जो है यहाँ पर जो है जो शिक्षण संस्थान है, पहले मेरा जो पॉइंट था वो आधा अधूरा हो गया था कि अगर आप डिग्री कॉलेज कपकोट को देखेंगे तो उसका भवन भी आप देख लीजिए और पूरे प्रदेश के अन्य भवनों को भी आप देखिएगा तो तुलना करिएगा कि कहाँ पर किस तरीके से डेवलपमेंट का काम हुआ है। तो पूरा साइंस सब्जेक्ट खोलने के साथ, विज्ञान वर्ग खोलने के साथ 8 विषय एक साथ खोलना और 8 विषय के पदों को एक साथ स्वीकृत करा के लाना और उसके लिए कला संकाय से लेकर विज्ञान संकाय तक के भवनों का निर्माण कराने से लेकर अगर आप देखेंगे तो ये भी उत्तराखंड में सबसे बड़ा इतिहास होगा कि भूगर्भ विज्ञान जैसा सब्जेक्ट भी हमने कपकोट के अंदर खोला है और कंप्यूटर साइंस जैसा विषय भी जो है कपकोट डिग्री कॉलेज के अंदर आपको अवेलेबल है। तो जिससे कि लोगों को यहाँ से बाहर पलायन न होना पड़े, उसके लिए बहुत सारा चिंता के साथ जो है हमने इस काम को किया है। वैसे कांडा डिग्री कॉलेज की बात करूँ, चाहे कांडा में पॉलिटेक्निक कॉलेज के भवन की बात करूँ या सब्जेक्ट की बात करूँ, चाहे वहाँ ITI भवन के बनाने से लेकर वहाँ के विषयों को लेकर वहाँ पर जो इंस्ट्रक्टर है उनकी बात करूँ, चाहे कपकोट का ITI करूँ, चाहे कपकोट में पॉलिटेक्निक की बात करूँ, तो सारे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारा जो है काम जो है तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में हमने किया है ताकि आने वाले दिनों में यहाँ के नौजवान युवा लोगों को जो है पढ़ाई के लिए जो है बाहर न जाना पड़े और यहाँ शुद्ध हवा और एक अच्छे वातावरण में आपकी अच्छी ग्रोथ हो सके, उसके लिए जो है कोशिश जारी है। आप अगर कपकोट के सभी महाविद्यालयों को देखेंगे तो हर जगह जो है टीचर अवेलेबल है और जो यहाँ के पॉलिटेक्निक है वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। तो अच्छे काम करने के साथ लोग लग रहे हैं, तो इसलिए जो तकनीकी शिक्षा है उस पर भी हमने बहुत बल देने के साथ उस पर काम किया है। जहाँ आपने बात करी है स्वरोजगार की, तो हमारे यहाँ ट्राउट फिश में जो है बहुत सारे लोगों ने काम किया है। अगर आज आप आंकड़े की बात नहीं, क्योंकि आंकड़े कभी कभी कागजों पर होते हैं बिल्कुल और बिल्कुल। लेकिन धरातल पर कुछ और होता है। तो मैं आपसे विशेष आग्रह करूंगा कि आप धरातल पर जाकर अपने कैमरे से अगर उनको लाइव करके अगर आप दिखाने का काम करेंगे तो लोगों के मन के अंदर की जिज्ञासा जरूर बढ़ेगी और लोगों का आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है आजकल मॉडिफाई करने के साथ जो है लोग उसको होता धरातल पर कुछ और ही है और सोशल 3D मीडिया और उसके तहत जो है एनिमेशन के साथ जो है उसको कुछ और हुआ। जोड़कर AI के माध्यम से उसको एक अलग नज़रिया या अलग चीज़ दिखाकर जो है लोगों को भ्रमित करते हैं। तो इसलिए भी मैं आपसे विशेष आग्रह करूंगा कि जितने भी काम धरातल पर हो रहे हैं इन कामों को जो है आम जन तक पहुंचाने में हम सहभागी बन सके। तो अगर जगताना का अगर ये क्षेत्र, अगर कनलगढ़ घाटी का क्षेत्र देखेंगे तो बहुत सारा जो है लोगों ने ट्राउट फिश का काम शुरू किया है। वैसे मल्ला दानपुर में, वैसे बिचला दानपुर में और वैसे अलग अलग स्थानों पर जो लोगों ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में जो कीवी मिशन को हमने आगे बढ़ाया। आज कीवी मिशन जो है पूरे प्रदेश में जो है बागेश्वर का एक अलग सा स्थान बना है। बिल्कुल। तो उसके कारण से भी स्वरोजगार से बहुत सारे लोग जुड़े हैं और उनकी आमदनी बढ़ी है। और वैसे ही पशुपालन में गोट वैली के माध्यम से बहुत सारे लोग आज आप देखेंगे तो फिर से लोग जो है बकरी पालन का काम शुरू कर रहे हैं और बहुत सारी बकरी जो है हमारे यहाँ से बाहर ITBP और आर्मी को सप्लाई हो रही है। तो ये भी अपने आप में एक बड़ा उदाहरण पूरे प्रदेश के लिए है। और वैसे ही मोटे अनाज में आप देखेंगे तो हमारे यहाँ के जो काश्तकार है, जो हमारी मातृशक्ति है, जो हमारे बुजुर्ग है, उनके द्वारा जो मोडवा है, जौहरा है, चौलाई है, जो ऐसे मोटा अनाज है जो पूरे देश में और पूरे विश्व में जो एक बड़ी रिक्वायरमेंट जो है मोटे अनाज को लेके है, तो उसको भी पूर्ति करने के लिए हमारे काश्तकार आगे बढ़ रहे हैं। और वैसी जो
अभी कुछ समय पहले आपने साहसिक पर्यटन के तौर पर यहाँ देखा होगा पिंडारी का जो ट्रैक है, वहाँ तक भी पिंडारी तक खाती तक भी हम सड़क पहुँचाने में सफल हुए हैं। वहाँ भी हमने टावर कनेक्टिविटी दे दिया है। और वैसे ही आप बिजली की बात करूँ तो बहुत सारे गांव में जब हमने हमको कपकोट की सम्भ्रांत जनता ने अपना आशीर्वाद दिया था, तो बहुत गाँवों में जो है उरेडा से ही बिजली चलती थी। आज हमने 100% गाँवों में यूपीसीएल की लाइन बिछाकर उसको मजबूत करने का काम किया है, सुदृढ़ करने का काम किया है। तो आगे के दिनों में और भी प्रयास जारी है कि धीरे धीरे जो गांव हैं, इन गांव के टोकों में भी अच्छी व्यवस्था के साथ सरकार की योजनाओं को हम धरातल पर उतार सके, उसके लिए प्रयास लगातार जारी है। तो इसलिए साहसिक पर्यटन के तौर पर यहाँ के जो हमारे होनहार जो युवा है, और अभी कुछ दिन पहले आपने पैराग्लाइडिंग देखी होगी नेशनल लेवल की, तो जितने भी लोग बाहर से यहाँ अन्य प्रदेशों के लोग पायलट यहाँ आए थे, उनको बहुत अच्छा ये साइट लगी है। और उसको हम जो है बहुत जल्दी उसको डेवलप करने के साथ इसको भी जो है पर्यटन के साथ जो है स्वरोजगार से जोड़ने का काम करेंगे। यहाँ होम स्टे का काम भी बहुत तेज गति से चल रहा है। होम स्टे भी बहुत सारे लोगों ने बनाए हैं। होम स्टे के माध्यम से भी स्वरोजगार बढ़ा है। और आगे हमारी कोशिश होगी कि जितने भी ये हमारे ट्रैक है, उन ट्रकों को मजबूत करने के साथ पिंडारी ट्रैक को भी सुधारीकरण का काम किया है। आगे के दिनों में वो सुगम हो सके, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक आ सके, उसके लिए कोशिश जारी। जी विधायक जी, एक बात आपने बहुत अच्छी कही, क्योंकि मैंने देखा आपने लगातार इसमें स्वरोजगार पर बहुत ज़्यादा बात कही और अलग अलग चीज़ों पर, चाहे वो कीवी उत्पादन हो, चाहे वो ट्राउट फिशिंग हो, चाहे वो साहसिक पर्यटक हो, चाहे बकरी पालन हो, पशुपालन हो। मैं आपसे विधायक जी एक विनम्र निवेदन करूंगा कि आज कपकोट में क्यों ना ऐसे ट्रेनिंग सेंटर बनाए जाएं, जो लोग ट्राउट फिशिंग कर रहे हैं, जो लोग बकरी पालन अच्छा कर रहे हैं, कि वो अपने क्षेत्र पर छोटे छोटे कैंप लगाकर नए लोग, जो नए युवा करना चाहते हैं, क्योंकि आज का युवा पढ़ा लिखा युवा है, बाहर से पढ़ लिख कर आए हैं। बहुत सारे आपके कपकोट के बच्चे, जो हमारे कपकोट विधानसभा के बच्चे हैं, वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और बहुत मेहनती हमारे यहाँ के बच्चे हैं। कई बार विधायक जी, क्योंकि मैं कहूँगा रिसोर्सेज के अभाव में, क्योंकि नए बच्चे होते हैं, आज सरकार मैं जानता हूँ कि स्वरोजगार पर बहुत अच्छे लोन दे रही है और बहुत अच्छी सब्सिडी, जहां पर मैं बात करूं होम स्टे पर लगभग 50% की 35% की लगभग सब्सिडी है। मैं देख रहा था अभी ट्राउट फिशिंग पर लगभग 50% से अधिक की सब्सिडी है। तो क्यों ना इस फील्ड पर काम किया जाए कि ट्रेनिंग सेंटर छोटे छोटे कैंपों पर 7 दिन का कैंप, 10 दिन का कैंप लगाकर ट्राउट फिशिंग पर हो, चाहे वो कीवी उत्पादन पर हो, चाहे वो साहसिक जो आपने खेलों पर आपने बात की, तो इस पर आपकी क्या राय है? हमने कोशिश की है कि जो हमारा, आपने अच्छी बात कही है, जो ट्रेनिंग सेंटर है, हमारे भगवान सिंह कुरंगा जी ने जो है बहुत अच्छा काम जो है कीवी उत्पादन में किया है। तो जो बिचला दानपुर का क्षेत्र है, कीवी के साथ साथ जो है हॉर्टिकल्चर में भी अच्छा काम कर रहा है, साग सब्जी उत्पादन में। तो आगे के दिनों में हम उस पर एक कोई संस्थान जो है उस तरीके से डेवलप करना चाहते हैं। और जहाँ ट्राउट फिश की बात करूँ तो हमारी हैचरी बन के तैयार है और बहुत जल्दी जो है वहाँ से बीज जो है उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा, और जिसके कारण से जो है पूरे बागेश्वरी नहीं, अन्य जिलों को भी हम जो है मछली का बीज देने में सफल होंगे। तो इस तरीके का काम जो है वो पहले से जारी है। और मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा विधानसभा क्षेत्र में रहने वाला, अगर आप देखेंगे तो मैं लगातार कोशिश करता हूँ कि कुछ नए स्किल के साथ जो है नवाचार के साथ कुछ लोगों को जोड़ा जाए, कुछ अच्छा काम किया जाए और डेयरी का काम अच्छे से हो सके। क्योंकि आज पहाड़ों में जो है जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो डेयरी, दूध, दही, उसकी भी सख्त ज़रूरत है। तो लोग जो है अपने गांव में अच्छे नस्ल की गायों के साथ और अच्छे पशुपालन का काम करें। तो मैं लगातार क्षेत्र में बना रहता हूं और मेरी कोशिश है कि मैं अधिकांश समय अपने गांव के, अपने इलाके के लोगों के बीच में रहकर मैं इन कामों को सार्थक कर सकूं। आपने पहले भी देखा होगा कि हमारा, जब मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष था तब भी मैं इसी कार्यालय पर रहता था और यहीं से पूरी प्रदेश को जो है अपनी सेवा देने के, पार्टी को अपना सेवा देने के साथ जो है काम करने में लगातार कोशिश करता था। और आज उसी जगह से जो है पूरी विधानसभा में अलग अलग स्थानों पर रोज जाता हूं और रोज नई चीज़ सीख के लाता हूं, तो शाम को उसको पूरा करने के साथ जो है
उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूँ। तो इसलिए यहाँ पर कपकोट में रहने का जो बड़ा वजह है कि आम जनता को कोई कष्ट न हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है मेरे तक पहुंचकर अपने कष्टों को दूर करने के लिए सरकार की योजनाओं को ठीक से उन तक पहुंचे, उसके लिए लगातार प्रयास है। जी, विधायक जी, आप क्योंकि युवा विधायक हैं और आपसे युवाओं की बहुत ज़्यादा उम्मीदें भी हैं। जैसा कि मैंने अपने पूरे जो पिछले सवाल थे, लगभग मेरे सारे सवालों में जब हमने स्वास्थ्य की बात की, शिक्षा की बात की, हमने सड़कों की बात की और रोजगार की बात की, जिस दिन ये सारी चीज़ें यहाँ हो जाएंगी तो शायद उस दिन यहाँ जो पलायन होगा वो लगभग शून्य हो जाएगा। तो मैं अपनी बात को लगभग आखिरी की तरफ, क्योंकि ये हमने विकास कार्यों पर बात की, विधायक जी, लगातार सोशल मीडिया पर जो आपके विपक्षी हैं वो कहते हैं कि जो आपका काम है वो सोशल मीडिया पर होता है, जमीन पर नहीं होता है। मैं आपको, क्योंकि 2027 के बिल्कुल चुनाव सिरहाने पर हैं, तो आपका 2027 को लेके भाजपा की स्थिति आप कपकोट में कैसी देखते हैं? भाजपा की स्थिति कपकोट में पहले से ही मजबूत है। जब बिल्कुल। से राज्य बना है तब से ही भाजपा की स्थिति कपकोट में लगातार मजबूती है और आगे भी मजबूती के साथ हमारी सरकार ने काम किया, हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काम किया है और हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने काम किया है। तो इसलिए मैं विश्वास के साथ आपको कह सकता हूं कि पहले से और भी ज़्यादा जो है भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कपकोट में मजबूत है। और जहां आपने बात की है कि हमारा जो काम है वो सोशल मीडिया में दिखाई देता है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि आप जो है जीरो ग्राउंड पर जाकर आप अपने कैमरे से जो है जितने भी काम इस कपकोट विधानसभा के अंदर हो रहे हैं उन कामों को अगर आप दिखाएंगे तभी मैं मानूंगा कि वास्तव में जो है आपने जो है कहीं हुई बातों पर ध्यान न देकर वास्तव में जो सही चीज़ है उसको करने का प्रयास किया है। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं और मेरा निवेदन भी है कि आप सही चीज़ को जो है अगर धरातल पर कोई काम हो रहा है तो उसको लाइव करके दिखाइए, तो आपको पूरा पता चल जाएगा। अब क्योंकि पहाड़ का नेचर है, अगर सड़क 24 किलोमीटर की है, 24 किलोमीटर में कहीं लैंडस्लाइड हो गया, अगर कहीं पर अगर 10-20 मीटर का टुकड़ा टूट गया तो 10-20 मीटर के टुकड़े को ही आप दिखाएंगे। बाकी एआई से जो है पूरी सड़क को अगर आप वैसा करके दिखाएंगे तो फिर लोगों का विश्वास भी जो है उससे टूटता है। और ऐसा ही जब आप ही सोशल मीडिया से हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हैं, जब आपके मन के अंदर अगर ऐसी बात है तो मैंने पहले ही आपसे निवेदन किया है और हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन फिर भी कर रहा हूं कि आप सही चीज़ को अगर धरातल में दिखाएंगे तो ज़रूर हम उसको ठीक करने के साथ जो है आगे बढ़ने में भी हम सार्थक होंगे। क्योंकि हमने कोशिश की है, किया है, हमारी सरकार ने पूरा प्रयास किया है कि हम अंतिम छोर तक बैठे हुए व्यक्ति तक सुशासन को ले जाना चाहते हैं, सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाना चाहते हैं और उसका लाभ 100% देने के लिए हमारी सरकार जो है लगातार प्रयास कर रही है। आज डीबीटी के माध्यम से अगर आप देखेंगे तो चाहे किसान निधि की योजना हो, चाहे आप वृद्धावस्था उसकी पेंशन की बात करूं, चाहे आप कोई भी फंड की बात करूं, आज पूरा डीबीटी के माध्यम से 100% पैसा जो है आम जनता को जो लाभार्थी है उसके खाते में जा रहा है। आज समूहों के माध्यम से हमारी माताएं बहनों ने बड़ा काम जो है इस क्षेत्र के अंदर किया है। तो इसलिए मैं सभी समूह की बहनों को बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि इतनी बड़ी योजना लाकर हमारी माताएं बहनों को जो है आगे बढ़ने का अवसर जो है सरकार ने दिया है। तो आगे और भी कोशिश होगी कि आत्मनिर्भर भारत के साथ जो है हमने एक नारा दिया था कि हम आत्मनिर्भर गांव बनाएंगे और आत्मनिर्भर गांव बनाने के साथ जो है कपकोट को जो है अग्रणी पंक्ति में लाने का संकल्प भी हमने लिया था। और जिस समय हम चुनाव लड़े थे मैंने सबसे निवेदन किया था कि मैं कपकोट विधानसभा को नंबर 1 विधानसभा जब तक नहीं बना दूं तब तक हम न थकने वाले हैं न रुकने वाले हैं। और लोगों ने उस विश्वास के साथ हमको अपना जनमत दिया और उसके आशीर्वाद के कारण से हमने भी यहाँ के विकास में और यहाँ के कामों को आगे बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। और जितने भी घोषणाएं हमने अपने एजेंडे में उस समय किए थे तकरीबन 95% से ज़्यादा के काम जो घोषणाएं हैं वो हम पूरी कर चुके हैं। और बाकी जो 5% घोषणाएं अगर बची भी है तो आगे के दिनों में जो है हम उसको पूरा करने के लिए तत्परता के साथ काम कर रहे हैं। और मैं सभी कपकोट विधानसभा की सम्रांत जनता से विशेष आग्रह निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपने गांव में अपने इलाके को मजबूत करने के साथ हर रोज जो है कपकोट विधानसभा को नंबर 1 बनाने के लिए अपना जो है विश्वास के साथ जो है अपना समर्थन देंगे, अपना आशीर्वाद देंगे
और जो संकल्प हमने लिया है उस संकल्प में कोई विकल्प न हो, ऐसा काम हम सब लोगों ने आगे बढ़कर करना है, ताकि आने वाले दिनों में हम इस क्षेत्र को जो है नंबर 1 बनाने में सफल हो सके। बिल्कुल। विधायक जी, मैं अभी आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगा। जो पूरे प्रदेश में आज एक तीसरे फ्रंट की बात हो रही है, वो चाहे यूकेडी के तौर पर हो, चाहे वो स्वाभिमान मोर्चा के नाम पर हो, एक तीसरे फ्रंट को लेके कहा जा रहा है कि 2027 में तीसरा फ्रंट बनने को तैयार है। तो आप ये जो तीसरे फ्रंट की बात आ रही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये मत है कि उत्तराखंड में सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी ही दो जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो लड़ाई में हैं, लेकिन तीसरा फ्रंट लगातार, क्योंकि पिछले कुछ समय से यूकेडी के जो युवा नेता हैं वो रैलियां कर रहे हैं, लगभग उत्तराखंड भ्रमण कर रहे हैं, और आपके जो विधानसभा क्षेत्र है वहां से भी बहुत सारे जो नए युवा हैं वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो या चाहे वो स्वाभिमान मोर्चा के माध्यम से हो, लगातार इस बात को कह रहे हैं कि हम भी चुनाव लड़ेंगे। तो आप इस बात को किस तरीके से देखते हैं? और जिस समय उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ तब से लेकर लगातार यूकेडी तो पहले दिन से ही अस्तित्व में थी, और आप भी जानते हैं उनको कुछ समय में जो है कुछ सीटें मिली भी, और उसके बाद फिर उनका किस तरीके से चुनाव में उनका जो अपना योगदान है वो किस तरीके का रहा है। तो धीरे धीरे जो बातें जो है धरातल में करनी होती है तो जनता उसको सब जानती है। तो इसलिए ये जितनी भी बात आप कह रहे हैं, चाहे स्वाभिमान मोर्चे की बात कर रहे हैं, यूकेडी की बात कर रहे हैं, बसपा की बात कर रहे हैं, सपा की बात कर रहे हैं, उत्तराखंड परिवर्तन, अलग अलग तरीके के कितने दर्जनों के हिसाब से जो है दल यहाँ पर है, और वो पहले से भी थे, आज भी है, आगे भी रहेंगे। तो इसलिए सभी लोगों का अपना अपना अधिकार है। तो आप इसे चैलेंज मानते हैं 2027 में? ना, चैलेंज तो ऐसा कोई वो चैलेंज नहीं है, क्योंकि हर समय चीजें, चुनाव की परिस्थितियां होती है और चुनाव हर बार का अलग अलग तरीके से लड़ा जाता है। तो इसलिए अभी भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चैलेंज नहीं। बिल्कुल, क्योंकि मैं इस सवाल को इसलिए भी पूछ रहा हूँ, आप लगातार तीसरी बार क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी 2027 में? क्या लगातार दूसरी बार पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री बनेंगे? ये इस बात पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि तीसरा फ्रंट कितना मजबूत रहेगा। पुष्कर सिंह धामी जी हैट्रिक लगाएंगे और तीसरे बार वो मुख्यमंत्री भी बनेंगे, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने उत्तराखंड के जनता का विश्वास जीता है और यहाँ के लोगों के लिए जो काम किया है, और चाहे देवी देवताओं की बात करूं, मंदिरों की बात करूं, सड़कों की बात करूं, बिजली की बात करूं, पानी की बात करूं, स्वरोजगार की बात करूं, हर क्षेत्र में जो है बहुत बड़ा काम उत्तराखंड के अंदर हुआ है। आप सतत विकास में अगर आप देखेंगे तो पूरे भारतवर्ष में उत्तराखंड नंबर 1 पायदान पे खड़ा है, राज्यों की सूची। तो इसलिए पूरे देश की बात करूं मैं, सतत विकास में तो पहले स्थान पर खड़ा है। तो वैसे खेल में आप देखेंगे तो कितना सुंदर हमारे यहाँ के खिलाड़ियों ने खेल को आगे बढ़ाने के साथ अपना हुनर दिखाया और प्रदेश का नाम रोशन किया। तो ऐसा ही हमारे यहाँ की जो संस्कृति है, जो विरासत है, उसको आगे बढ़ाने के साथ यहाँ की धरोहर को आगे बढ़ाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयासरत है। तो आगे भारतीय जनता पार्टी की जो है हैट्रिक लगेगी, ऐसा मैं आपको विश्वास के साथ। विधायक जी, मैं अपना अंतिम सवाल आपसे पूछूंगा, जो है कि क्योंकि कपकोट में जैसा मैंने कहा कि बहुत ही दिग्गज भाजपा के बहुत ही दिग्गज चेहरे लगातार, मैं कहूँगा भगत सिंह कोश्यारी जी से लेके लगातार यहाँ बड़े चेहरे देखने को मिले, तो क्या 2027 में भाजपा का चेहरा आप ही होंगे? भारतीय जनता पार्टी आप सब जानते हैं कि अन्य पार्टियों से बिल्कुल भिन्न है, और मुझे यकीन ही नहीं, पूरा विश्वास है कि जिस उद्देश्य और लक्ष्य को लेके भारतीय जनता पार्टी ने मुझे 2022 में मैदान में उतारा था, तो जितने भी हमारे शीर्ष नेतृत्व है सबका आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। तो इसलिए मैं विश्वास के साथ आपको कह सकता हूं कि आगे सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ की आम जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। पहाड़ टॉक को मैं बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं, और जो हमारे दोनों युवा भाई पूरे पहाड़ की चिंता को लेकर आम जनता के बीच में बने हुए हैं, तो मैं सभी लोगों से कहूंगा कि आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और इसके पोस्टों को आगे बढ़ाने में जो है अपनी भूमिका जरूर अदा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।